चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं और विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचान करना समझते हैं। तो पहले प्रश्न में हमारे पास कुल 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और हमें इनकी पहचान संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में करना है। तो चलिए पता लगाते हैं। हम पहली अभिक्रिया को लेते हैं। इस अभिक्रिया में आयरन सल्फेट एक अभिकारक है और उत्पाद के रूप में हमें आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक है जिससे कई उत्पाद मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ एक अभिकारक कई उत्पादों में टूट रहा है, कई उत्पादों में अपघटित हो रहा है। इसलिए यह अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक कई उत्पादों में टूट जाता है। आइए अब दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु अभिकारक हैं और उत्पाद के रूप में हमें जल का अणु मिल रहा है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं, लेकिन उनके जुड़ने से, उनके संयोजन से केवल एक उत्पाद मिल रहा है। इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया में कई अभिकारक जुड़कर हमें एक उत्पाद देते हैं। अब तीसरी अभिक्रिया को देखते हैं। इस अभिक्रिया में आयरन और कॉपर सल्फेट अभिकारक हैं और उत्पाद के रूप में आयरन सल्फेट और कॉपर मिल रहे हैं। इस अभिक्रिया में पहले आयरन स्वतंत्र है और कॉपर अपने सल्फेट रूप में है, लेकिन अभिक्रिया पूरी होने पर आयरन का सल्फेट बन रहा है और कॉपर स्वतंत्र हो जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर रहा है, कॉपर का स्थान ले रहा है और आयरन सल्फेट बना रहा है। इसलिए इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब चलिए अंतिम अभिक्रिया को देखते हैं। इसमें बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट अभिकारक हैं, जिनसे हमें बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड उत्पाद मिल रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि बेरियम पहले क्लोरीन के साथ जुड़ा था, जबकि हाइड्रोजन सल्फेट समूह के साथ जुड़ा था। लेकिन अभिक्रिया होने पर बेरियम अपना स्थान बदल लेता है और हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। इससे बेरियम सल्फेट बनता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी बेरियम क्लोराइड से बेरियम को विस्थापित करके स्वयं क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ अभिकारकों में बेरियम और हाइड्रोजन दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं, दोनों विस्थापित हो रहे हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ 2 बार विस्थापन हो रहा है। इसलिए इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के आयन अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। अब चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। तो इस प्रश्न में भी हमारे पास कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और हमें इनकी पहचान ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक या ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया के रूप में करना है। हम पहली अभिक्रिया लेते हैं। इस अभिक्रिया में आयरन सल्फेट कई उत्पादों में टूट रहा है, कई उत्पादों में अपघटित हो रहा है। और इस तरह कोई अभिकारक सामान्यतः तभी टूटता है जब उसे बाहर से ऊर्जा प्रदान की जाए, बाहर से ऊष्मा दी जाए। क्यों? क्योंकि किसी अणु को टूटने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम जानते हैं कि जिन अभिक्रियाओं को बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ये बाहर से दी गई ऊष्मा को अवशोषित करने पर ही संपन्न हो पाती हैं। यदि हम वास्तविक प्रयोग करें तो इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमें आयरन सल्फेट को गर्म करना होगा, तभी यह टूट पाएगा, अपघटित हो पाएगा। और इस प्रयोग में कोई गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। अब चूंकि अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक कई उत्पादों में टूटता है, जिसके लिए हमें बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपघटन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माशोषी होती हैं। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम चुंबक का उदाहरण ले सकते हैं। जब 2 चुंबक आपस में चिपक जाते हैं और हम उन्हें अलग करना चाहते हैं तो हमें बाहर से कुछ ताकत लगाना पड़ता है, कुछ ऊर्जा देना पड़ता है ना।
इसी तरह जब हम किसी बड़े अणु को कई छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना चाहते हैं, उन्हें अलग करना चाहते हैं, तो हमें बाहर से ऊर्जा प्रदान करना पड़ता है और इसलिए यह ऊष्मा शोषी क्रिया होती है। हालांकि वास्तव में जब अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यह इस बात को याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि अपघटन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माशोषी होती हैं। चलिए अब अगली अभिक्रिया को देखते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जुड़कर जल का अणु बना रहे हैं। इसका मतलब यह एक संयोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जल का अणु हमें उत्पाद के रूप में मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। चूंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सामान्यतः संयोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे याद रखने के लिए भी हम चुंबक का उदाहरण ले सकते हैं। जब दो चुंबक एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और चिपक जाते हैं, तो इससे ध्वनि ऊर्जा निकलती है। इसी तरह जब दो परमाणु या अणु एक दूसरे के निकट आते हैं और जुड़ते हैं, संयोजित होते हैं, तब इससे कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोजित हो रहे हैं, है ना। इसलिए इनके संयोजन से ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसका अर्थ है कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ भी याद रहे कि वास्तव में जब अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। इसलिए चुंबक का उदाहरण यह याद रखने का केवल एक तरीका है कि संयोजन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती हैं। आइए अब हम यह समझते हैं कि श्वसन की क्रिया ऊष्माशोषी होती है या ऊष्माक्षेपी होती है। तो हमें पता है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़ती हैं। चूंकि इस क्रिया में ग्लूकोज का अणु टूटता है, इसलिए इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। वास्तव में इस क्रिया में काफ़ी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और श्वसन के कारण उत्पन्न इसी ऊर्जा का उपयोग हम दौड़ने, खेलने, दिनचर्या के सभी प्रकार के काम करने के लिए करते हैं। इसका मतलब श्वसन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है और चूंकि इस क्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। इसे समझने के बाद चलिए एक अंतिम अभिक्रिया को लेते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया में हमें यह पता लगाना है कि किस तत्व का ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। तो यह ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन का क्या अर्थ है। तो ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। इसका मतलब है कि यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का विपरीत अपचयन होता है। इसका मतलब यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन का अर्थ समझने के बाद चलिए देखते हैं कि यहाँ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन अणु और एक ऑक्सीजन अणु अभिकारक हैं और जब इनके बीच अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन के एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ जाता है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ हाइड्रोजन तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह यदि ऑक्सीजन अणु को देखें तो अभिक्रिया होने पर ऑक्सीजन के अणु से एक ऑक्सीजन परमाणु को हाइड्रोजन का अणु विस्थापित कर देता है। हम यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु में हाइड्रोजन का अणु जुड़ जाता है। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन तत्व का अपचयन हो रहा है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। इसमें अपचयन और ऑक्सीकरण ये दोनों हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं।